अतीक अहमद को लेकर सोशल मीडिया पर गजब की ट्रोलिंग हो रही है। टीवी और अखबार जो सवर्ण पत्रकार हैं वो लगातार इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। अतीक अहमद के बैकग्राउंड के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं। अतीक अहमद का क्या था बैकग्राउंड, कितने क्राइम किए उसने, कितने लोग की जमीन कब्जाई, कितने लोगों को बेवा किया, कितने लोगों को मारा, ये सब बात से मैं सहमत हूं। उसके बाद दूसरी तरफ से जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो लगातार अतीक अहमद को लिख रहे हैं, उनके बारे में कह रहे हैं, महिमा मंडन कर रहा है। वो भी एक एंगल है, लेकिन मेरा जो एंगल है वो संवैधानिक एंगल है कि इस देश में क्या हम फिर से कबीलों की तरफ बढ़ रहे हैं, गैंगवार शुरू होगा, लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं रहेगा, और इससे तो यही होगा कि जिसकी सरकार आएगी वो चीज़ें गड़बड़ कर देगी। कई सारे सवाल उठ रहे हैं। दिलीप मंडल ने 2 बड़े ट्वीट्स किए हैं। उन्होंने कहा है कि योगी जी अगर आप प्रधानमंत्री बनने के लिए सब कर रहे हैं तो इससे आपको नुकसान होगा। दरअसल दिलीप मंडल इस बार योगी जी के बड़े शुभचिंतक बनते हुए दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि योगी जी अगर आप ये सब जानबूझकर कर रहे हैं तो आपको बहुत नुकसान होगा, क्योंकि बड़ा जो पद होता है, प्रधानमंत्री का पद, राष्ट्रपति का पद, उस पर आपको दागदार नहीं दिखना होता है। आप वादे कर सकते हैं, हजारों वादे कर सकते हैं। तो ये उन्होंने कहा है कि अगर आप इन सब के लिए कर रहे हैं तो एक बड़ा डेफिसिट है। वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिकल कहीं नफे नुकसान का तो खेल नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस घटना के पीछे योगी जी को डैमेज करने की भी कोशिश है। सवाल कुछ लोग उठा रहे हैं कि वो कौन लोग थे जिसके बारे में अतीक अहमद का कहना था कि उसने कुछ चिट्ठियां लिख रखी है राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास और योगी जी के पास। अगर उसकी हत्या होती है तो वो चिट्ठियां चली जाएंगी। सवाल दूसरा ये भी होता है कि जो तीनों आरोपी युवा हैं, मौर्य, सिंह और तिवारी, लवलेश तिवारी, ये तीनों अलग अलग जिले के हैं। तो आखिर ये तीनों मिले कैसे? कोई चौथा है क्या इसमें? इतना महंगा पिस्टल कहां से आया? कुछ लोग कह रहे थे कि इन तीनों को टीवी इन्होंने देखा, लगातार टीवी में जिस तरह से दुष्प्रचार चल रहा था कि अतीक अहमद का एनकाउंटर होगा, गाड़ी पलट जाएगी, जैसे अभी अफजाल अंसारी के बारे में कहा जा रहा है, वो सब ट्वीट्स भी मैं दिखाऊंगा। तो 2 चीज़ें साफ साफ चल रही है। मुस्लिम समाज के बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं या जो ट्विटर पर सक्रिय लोग हैं सोशली, वो कह रहे हैं कि अतीक अहमद की हत्या जो है वो ठीक नहीं है। उधर से जो राइट विंग लोग हैं, जो बीजेपी के समर्थक हैं, और उसमें भी खासकर जो सवर्ण समाज के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि अतीक अहमद में बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ की हैं। और एक कुशवाहा फैमिली की कहानी भी बताई जा रही है। ये बात तो तय है कि अतीक अहमद कोर्ट से दोषी साबित हो चुका था, उम्र कैद की सजा हो चुकी थी। तो एक बड़ा यूपी सरकार को, एक बड़ा योगी जी को बड़ा बेनिफिट भी मिलता हुआ दिख रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, जब पाल की हत्या हुई थी तब भी मैंने कहा था कि ये एक सिंपैथी वाला बहाव चलेगा। दरअसल सरकार, खासकर मोदी जी की सरकार या योगी जी की सरकार है, जाति जनगणना पर घिर रही है। SC, ST, OBC के लोग तेजी से इनसे हट रहे हैं। राहुल गांधी ने जिस तरह से कर्नाटक में कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए, अब इसमें जो मुस्लिम्स, जो गैंगस्टर हैं, मुस्लिम जो सचमुच में इस तरह के जो लोग हैं, उनके खिलाफ और कार्रवाई तेज होगी। नतीजा ये सामने आएगा कि एक सिंपैथी का वेव उत्पन्न होगा। ये तो सच है कि अतीक अहमद जैसे लोगों के बनने में सत्ता का संरक्षण तो होता है, कानून ऑर्डर का तो मसला है। सवाल यह है कि अतीक अहमद लोग बन कैसे जाता है। जब तक ऐसे लोगों को अपने जाति का, अपने मजहब का, जब तक शासन का, प्रशासन का सपोर्ट नहीं मिलता है, तब तक ऐसे लोग बन जाते हैं। ऐसे लोगों को शुरुआत में ही क्यों नहीं खत्म कर दिया जाता है? अब अभी देखिए बिहार में क्या चल रहा है। बिहार में आनंद मोहन, जो आप सब जानते हैं कि किस तरह से वो शख्स, कोर्ट ने पहले फांसी की सजा दी थी, फिर उम्र कैद में बदला। एक किसनैया थे, वो IAS थे। बिहार के वैशाली जिले में और मुजफ्फरपुर जिले के बीच एक घटना हुई थी, और एक क्रिमिनल बैकग्राउंड का एक शख्स था, सवर्ण समाज का, शुक्ला फैमिली से, उसकी हत्या होती है। उसको लेकर वो सब जा रहा था और उसमें लिंचिंग हुई थी एक दलित IAS की। उसमें आनंद मोहन, जो कि रसूखदार समाज से आता है, वो सजा काट रहा था।
अब नीतीश कुमार की गवर्नमेंट ने कुछ जेल मैनुअल्स में और कुछ कानून में ढील दी है, जिसकी वजह से वो बरी हो सकता है आनंद मोहन। अभी फिलहाल वो पैरोल पर है, उनकी पत्नी आरजेडी की मेंबर है, बेटा आरजेडी का विधायक है, और आनंद मोहन तमाम पार्टियों में रह चुका है। तो ये अभी सत्यपाल मलिक जी का एक वीडियो देखिए, वो कह रहे हैं साफ साफ कि मैं जिस कम्युनिटी से आता हूं उस कम्युनिटी के लोग बहुत मेरे साथ खड़े हैं किसान आंदोलन के समय से, जब से मैंने बोला है, और ये सरकार मुझे परेशान करेगी तो वो पब्लिक मीटिंग नहीं कर पाएगी। तो ये सारे वो जो खेल हैं, रसूखदार का खेल है, ये चल रहा है इस देश में। और जब तक ये गोलबंदी चलती रहेगी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, तब तक हम एक बेहतर मुल्क की तो कल्पना नहीं कर सकते हैं। जब तक इस देश में जाति और धर्म के से ऊपर उठकर गलत को गलत नहीं कहा जाएगा, न्याय को न्याय नहीं, जब तक न्याय नहीं दिया जाएगा, तब तक ये गोलबंदी होती रहेगी, तब तक ये सब चलता रहेगा। और उसमें वो तबका, वो समाज लीड लेता दिखाई देगा जो यूनाइट है। और इस मामले में शेड्यूल कास्ट के लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं कि वो ग्लोबली यूनाइट है, लेकिन उनके यूनिटी में और कुछ यूनिटी में, जैसे आनंद मोहन के लिए यूनिटी, मतलब आप एक दोषी को बचाना चाहते हैं। अतीक अहमद के लिए यूनिटी, मतलब आप एक दोषी को बचाना चाहते थे। और इन तीनों आरोपियों के लिए यूनिटी, मतलब आप तीनों ही आरोपी, अब ये जो तीनों लोग हैं इन्होंने एक हत्या की है, मर्डर किया है। कानून में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है अभी तक, जो भारतीय संविधान है, जो इंडियन पिनल कोड है, उसमें कोई प्रावधान नहीं है कि किसी दोषी को आप गोली मार दे तो आप हीरो हो जाएंगे या बच जाएंगे, ऐसा कानून नहीं है। सोचिए फूलन देवी जी, जिन लोगों ने उनके साथ गैंगरेप किया था, उनकी उन्होंने हत्या की, उसके बाद भी उनको जेल खटना पड़ा। किस वजह से? क्योंकि यहां पुलिस है, कोर्ट है, कचहरी है, सजा वो देगा। वो जेल खटी, बाहर आई, उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। उस हत्यारे के पक्ष में उसका समाज खड़ा हुआ। तो मैं बार बार कह रहा हूं, हम लोग जाति और धर्मों में बटे हुए समाज हैं, और मजबूत मुल्क, ये जो लोग भारत माता की जय कहते हैं, उनका भी गोल पोस्ट चेक कीजिए। भारत माता की जय कहना क्या बहाना तो नहीं है। हर भारतीय का एकमात्र जो कौन भारतीय है, कौन असली राष्ट्रवादी है, वो इससे पता चलता है कि क्या वो संविधान को मानता है कि नहीं, क्या वो संवैधानिक मूल्यों की कदर करता है कि नहीं। अपनी जाति, अपने धर्म, अपनी बिरादरी को बचाने में अगर कोई लगा है, और खासकर वो तब देखिए पीड़ित के साथ खड़ा होना जाति और धर्म के आधार पर, वो तो समझ में आता है, लेकिन आरोपियों के साथ खड़ा होना, दोषियों के साथ खड़ा होना, ये तो कम से कम जाति और धर्म भी नहीं है। इसका मतलब है कि आप अफगानिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वो मुल्क हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा हिंसा के लिए बदनाम है। मैं फिर कह रहा हूं, बाबा साहब ने इसीलिए कहा था कि मैं एक मजबूत मुल्क चाहता हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जाति और धर्म के नाम पर जो इस देश के जो हुक्मरान हों या एक आम आदमी हो, सबको जब तक हम लोग संविधान के दायरे में रहकर नहीं सोचेंगे, अगर हम लोगों ने जाति देखकर, धर्म देखकर दोषियों की बचाना शुरू कर दिया, आरोपियों को बचाना शुरू कर दिया, पीड़ित के साथ खड़े होने में कोई बुराई नहीं है। अगर कोई पीड़ित है तो इस देश के हर नागरिक को, सोचिए इस देश में अन्याय क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम लोग पीड़ित के पक्ष में भी जाति और धर्म देखते हैं। अगर पीड़ित हमारी जाति की है, हमारी धर्म की है, तो हम उसके पक्ष में खड़े होंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। सवाल है कि पीड़ित कोई एक जाति का होगा, आरोपी कोई दूसरी जाति का होगा, आरोपी के साथ उसकी जाति खड़ा होगा, उसके धर्म वाले खड़े होंगे, पीड़ित के साथ उसकी जाति का खड़ा होगा, उसके धर्म का खड़ा होगा। तो फिर भारत माता की जय क्यों बोल रहे हैं? फिर आप भारतीय नहीं हैं, आप जाति और धर्मों में बटे लोग हैं। अगर हम भारतीय हैं, इसका एक ही मतलब है कि हम संविधान के साथ खड़े हों, हम न्याय के साथ खड़े हों, और हम पीड़ित के साथ खड़े हों। कोई पैसे के दम पर, जाति के दम पर, धर्म के दम पर किसी को ना दबाए। हम सबको न्याय के पक्ष में खड़ा होना होगा। जो जहां अन्याय करेगा उसके खिलाफ खड़ा होना होगा। हमें न्याय के पक्ष में खड़ा होना होगा। हमें जाति और धर्म से ऊपर उठना पड़ेगा। हमें लिंग के आधार पर भेदभाव से ऊपर उठना पड़ेगा। हमें हर उस शोषित, वंचित
और पीड़ित समुदाय के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। इस देश में यही विडंबना रही कि लोग अपना अपना पॉलिटिकल और सोशल फायदा देखते हैं, कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, कब चुप रहना है। ये देश तभी मजबूत मुल्क बनेगा जब हम लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर न्याय के लिए खड़े रहेंगे। और हाल के दिनों में देखने में मिल रहा है कि लोग जाति और धर्म के हिसाब से फैसले ले रहे हैं, नफा नुकसान देखकर फैसले ले रहे हैं, वोट के हिसाब से फैसले ले रहे हैं। ये ठीक नहीं है। अगर ये होगा तो एक न एक दिन सब इसकी चपेट में आएंगे। जो जितना मजबूत होगा, जिसकी लाठी चलेगी, वो लोगों पर राज करने लगेगा। नतीजा ये होगा कि कल आपकी बारी आएगी, परसों हमारी बारी आएगी, बारी सबकी आएगी। सत्ता बदलेगी, आप पीड़ित होने लगेंगे, जो आज पीड़ित कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। चाहे वो अतीक अहमद का मामला हो, वो भी दोषी था। जिन्होंने आज उसकी हत्या की है, जिसने हत्या की है, वो भी आरोपी है, कोर्ट उसको दोषी साबित करेगा। तो ये सब समझिए कि आप आज अगर धर्म और जाति देखकर फैसले ले रहे हैं, उस बहाव में हैं, तो फिर आपको इसी तरह का मुल्क दिखाई देगा, इसी तरह की सोसाइटी दिखाई देगी, जहां कम से कम आप भारतीय तो नहीं कहलाने का हक रखते हैं। फिर आप मत कहे कि हम भारतीय हैं, फिर भारत माता की जय कहने का आपको अधिकार नहीं है। फिर तो आप कहिए कि मैं इस जाति का हूं, इस धर्म का हूं, इसकी रक्षा करूंगा। अगर आप भारत माता की जय कहते हैं तो आपको जाति और धर्म से ऊपर उठकर न्याय के पक्ष में, शोषित वंचित के पक्ष में, गरीब के पक्ष में, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना होगा। वही असली राष्ट्रवादी, और यही हमारा संविधान कहता है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए इस मेरे भाषण पर कि आप लोग की क्या राय है। क्या किसी जाति, किसी धर्म के अत्याचारी के पक्ष में खड़ा होना न्याय है, राष्ट्रवाद है? मैं न तो वो तीनों आरोपियों के पक्ष में खड़ा हूं, न मैं अतीक अहमद की कारगुजारियों के पक्ष में हूं, न मैं आनंद मोहन की कारगुजारियों के पक्ष में हूं। जिसको कोर्ट ने दोषी ठहराया है वो दोषी है, उनके पास दूसरे ऑप्शंस हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, आज आप जाति देखकर, धर्म देखकर ऐसे लोगों को बढ़ावा देंगे, कल कोई दूसरा भी बढ़ावा देगा। अतीक अहमद के मामले में बस इतना ही है। वोट के लिए आप सड़कें बना सकते हैं, वोट के लिए आप बढ़िया सिस्टम खड़ा कर सकते हैं, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, लोगों की गरीबी दूर कर सकते हैं, तब भी लोग वोट देगा। धर्म के लिए आप उसका प्रचार प्रसार कीजिए, कौन रोक रहा है? फंडामेंटल राइट्स है। जाति और कम्युनिटी के लिए आप उसकी बेहतरी के लिए काम कीजिए। लेकिन ये क्या बात हो गई कि आप जाति और धर्म देखकर अपने गैंगस्टर को, अपने दोषियों को, इंसानियत के हत्यारों को बचाएंगे? आरोपी, दोषी किसी भी जाति का हो, हाँ, यहां देखना पड़ेगा कि क्या किसी को फंसाया तो नहीं जा रहा है। अगर हम सब लोग जाति और धर्म से ऊपर उठेंगे, संविधान को मानेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि इस देश में किसी के साथ अत्याचार होगा। सोचिएगा मेरी बातों पर। अगर आप आज जाति और धर्म के नाम पर आंख मूंद लेते हैं, अत्याचार के खिलाफ खड़े नहीं होते हैं, अत्याचारी के साथ खड़े होते हैं, चाहे वो किसी के साथ कोई हो, इसका मतलब है कि आप कम से कम भारतीय तो नहीं हैं। फिर आप जाति और धर्म में बटे हुए हैं। अगर हम सब भारतीय हैं तो जाति और धर्म के नाम पर हम फैसले नहीं देंगे, हम संवैधानिक रूप से, संविधान के हिसाब से फैसले करेंगे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।